कि ये किसी संस्कृति का विरोधी है, किसी ये धर्म का विरोधी है, किसी सभ्यता का विरोधी है, तो मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, अगर ये समाज विरोधी होता, अगर ये समाज किसी संस्कृति सभ्यता का विरोधी होता, तो अंग्रेजों की तरह तुमको भी नाको चने चबाकर इस देश से बाहर भगा दिया होता मेरे भाई। ये समाज, मेरा आदिवासी समाज, मेरा गोंडवाना समाज प्रेम पूर्वक रहने वाला, खुद मिर्ची रोटी चटनी खा लेगा, परंतु अपने गांव में आने वाले हर एक मेहमान का सम्मान करने वाला, उसको मन मुताबिक पकवान खिलाने वाला ऐसा आदिवासी समाज है, जो इस समाज को हम कह सकते हैं मेरे भाई, ये मानवता को समर्पण करने वाला समाज है मेरे भाई। हमारे समाज की एक पहचान है, उस पहचान से इस दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों ने एक बहुत बड़ी नसीहत ली है। ईसाई धर्म के लोग कहते हैं लव द नेबर, मतलब पड़ोसी से प्रेम करो। हिंदू धर्म के लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि इस धरती पे जितने भी लोग हैं वो सभी भाई हैं। उसके साथ हमारे मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं कि जब तक आपका पड़ोसी भूखा है तब तक आपको जन्नत का दरवाजा नसीब नहीं होगा, इसलिए पहले पड़ोसी को खिलाओ। और मेरा आदिवासी समाज वो तो झुंड में रहने वाला, कबीलों में रहने वाला और एक साथ रोटी खाने वाला मेरा ऐसा आदिवासी समाज है मेरे। आज रानी दुर्गावती जी के यहाँ पर हम जन्मोत्सव के इस पर्व के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। ये माध्यम इसलिए कि मेरे यहाँ पर जो मातृ शक्तियां बैठी हैं वो प्रेरणा लेके जाएं। आप यूं ही घूमते रहेंगी तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, परंतु आपके अंदर अगर रानी दुर्गावती जैसा जज्बा होगा तो जहां से निकलोगे वहां पे आपको सलाम करके हर एक आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो सलाम करेगा, सम्मान करेगा मेरी माताओं। और मैं आप लोगों से तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा, मेरे लिए नहीं बल्कि इस विचार के लिए कि जब मैंने ये विचार आपको दिया है तो मैं चाहूंगा कि जब इस प्रांगण पे बैठी हुई हर एक क्रांतिकारी महिला जिस तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जब वो इस प्रांगण से जाए तो उसके अंदर रानी दुर्गावती की तरह जोहार होना चाहिए मेरे भाइयों। इस बात को आत्मसात करके यहां से चलने की तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि आज भी विडंबना है। मैं जब आ रहा था मेरे साथ जो लोग पहुंचे हैं मैं उनका भी परिचय देना भूल गया था, मैं माफी चाहूंगा। हमारे साथ कुशराम जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए। ये पहली बार हमारे सामाजिक आयोजन के मंच पे है। मैंने कहा कि कुशराम जी आइए समाज के साथ चलते हैं। इस समाज में वो सम्मान है जो किसी आरटी पार्टी पे नहीं। वहां पे तो आदिवासी सिर्फ दरी पट्टी बिछाता है, पानी पिलाता है, माला लगाता है या फिर जूते चप्पल उठाता है, परंतु आदिवासी समाज जब समाज के बीच में आता है तो वो एक स्वाभिमान की जिंदगी के साथ साथ एक सम्मान पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मेरे साथ यहाँ पर 10 वर्षों से मेरे साथ कार्य कर रहे मेरे छोटे भाई यहाँ पे बिहारी लाल कुमरे जी सिवनी से चल के आए हैं, उनके लिए भी सादर सेवा जोहार। आज वो यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं मेरे भाइयों। मैं एक और बात यहाँ से कहना चाहूँगा कि मेरे साथ यहाँ पर एक और भाई यहाँ से भेजे गए थे, वो भी चल कर आए, नज़र नहीं आ रहे हैं, मैं उनको भी सादर सेवा जोहार करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया कि सबसे पहली चीज़ कि हम जहाँ गए हैं वहां से कुछ लेके जाएं। आप उधर जाते हैं प्रसाद लेके जाते हैं, परंतु इधर आते तो विचार लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? विचार लेके जाते हैं। प्रसाद आज आप खाएंगे, कल सुबह उठेंगे तो निकल जाएगा, मगर आप जब विचार लेके जाएंगे तो ये जीवन भर आपको सम्मान के साथ जीने का रास्ता दे जाएगा मेरे भाई। इसलिए अभी भैया कह रहे थे कि गए थे हम और क्या खा के आए हैं, क्या खा के आए हैं? भंडारा खा के आए हैं। अरे भंडारा खा के आए हैं, जरूरी है वो, क्योंकि बिना खाली पेट भोजन, खाली पेट समाज सेवा थोड़ी ना होगा, वो खाना भी जरूरी है। मैं आप लोगों को विषय पे लेके जाता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और मेरे यहाँ पे प्रांगण में बैठी मेरी माताएं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज आंकड़ों पे मैं बात नहीं करूँगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र पे संस्कृति तो विद्यमान है, परंतु
संस्कृति विद्यमान होने के बावजूद भी उन लोगों को हम लामबंद नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो चीज आप लोगों ने यहाँ पर अख्तियार की है, आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पे पारंपरिक ग्राम सभा अख्तियार की है, उसको मैं सलाम करता हूँ। मैं उस पारंपरिक ग्राम सभा को सलूट करता हूँ कि आपने जब भारत आजाद हुआ तो उसके 5वीं अनुसूची के अनुपालन के साथ साथ जो संविधान की हमारी जो रूढ़ी परंपरा और 13(3) का के अनुपालन के लिए एक पहल की है, एक प्रयास किया है, जिसके लिए हम भी निरंतर दूर दूर जाके इस विचार को फैलाते जा रहे हैं। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बस आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाथ खड़े कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मतलब यहाँ पे बहरे लोग तो नहीं है ना? सभी है ना? जिंदा कान वाले हैं ना? तो विचार लेके जाना, प्रसाद नहीं दूंगा, विचार दूंगा, मगर ये विचार आपके पूरे जीवन के बाद भी आपके काम आएगा, उस परिवार के काम आएगा। उस परिवार को कोई गुलाम नहीं बन पाएगा जिसके पास हमारे समाज का मजबूत विचार होगा मेरे भाई। चाहे मानसिक गुलामी हो, चाहे आर्थिक गुलामी हो, चाहे सांस्कृतिक गुलामी हो। अरे कब तक गुलामी सहेंगे? अंग्रेजों की गुलामी के लिए हम लोग तो झुके नहीं। हमारे पुरखे ना अकबर के सामने झुके, ना हमारे पुरखे अंग्रेजों के सामने झुके, तो फिर हम काहे को इधर उधर झुकते रहते हैं? क्या हमारे डुकरा लोग इसलिए जान दे दिया आपने? क्या हमारे लोग इसलिए जान दे दिया कि उनका बच्चा सम्मान से ना जी पाए? अरे भाई, किसी हमारे अनिल सिंह धुर्वे दादा की हम यहाँ पे बात कोट करेंगे, उनने एक बहुत अच्छी बात कही थी, नालायक संतान के, फिर से कान खोल के सुन लो, अगर नालायक है तो वो भी सुन लो। नालायक संतान के पिता को कभी सम्मान नहीं मिलता। फिर से दोहराना चाहूंगा, नालायक संतान के पिता को कभी सम्मान नहीं मिलता। इस बात को आप झकझोर करके समझिए कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं नालायकी की है, इसलिए आज भी हमारे पुरखों का बलिदान को सम्मान नहीं मिल पा रहा है मेरे भाई। उन लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है, उन लोगों ने जो अपना खून गंवाया है। मैं यहाँ से कोई राजनीतिक स्पीच करूंगा नहीं, मैं यहाँ से सिर्फ अपने अनुभवों को साझा करता हूँ, मेरे समाज से मिलता हूँ, किताब को एक तरफ रख देता हूँ, कापियों को एक तरफ रख देता हूँ। मैंने जो अपने पिछले 15-16 साल के अनुभव है, उन विचारों को मैं अपने समाज के बीच रखता हूँ। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि मेरे भाई, जब मैं 16 साल का था तब मैंने अपने समाज का झंडा और डंडा उठाया था। यहाँ पे कितने ऐसे 16 साल के लोग हैं, बताना जरा। 16 साल का कोई है क्या यहाँ? ऐसा कोई है 16 साल जिसने समाज का झंडा डंडा उठाया है? तो ये हमारे लिए विडंबना है, परंतु एक अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि आपने पिछले साल, चलो आपने झंडा और डंडा 16 साल की उम्र में नहीं उठाया है, परंतु आपने पिछले साल यहाँ पे साक्षात रानी दुर्गावती की मूर्ति को बिठाया है। इसके लिए आप लोगों को सादर सेवा जोहार मेरे भाई। मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि आज हमारे संस्कृति के साथ साथ हम यहाँ पर जिस उद्देश्य के साथ इकट्ठे हुए, उस उद्देश्य को समझिएगा। अगले साल हमारे सामने चुनाव है। क्या है हमारे सामने? क्या है हमारे सामने? चुनाव है। मैं बस सवाल पूछूंगा, 5वीं अनुसूची में चुनाव अगर संपन्न कराना है तो उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार देके कराना होता है कि नहीं? बताइए। परंतु हमसे पृथक निर्वाचन का अधिकार हमको मिला क्या? किसी के बताइए, पृथक निर्वाचन का अधिकार किसी को मिला क्या? तो इसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? जिसको चाहिए वो लड़ाई लड़ेगा। मैं आप इधर से पूछता हूं कि हमारे बीच यहाँ पे बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, क्या हम लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए महोदय? अच्छा सही बता दीजिए, कितने लोगों को पता है पृथक निर्वाचन का अधिकार? बस हाथ खड़ा कर दीजिए, कितने लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार पता है? पता है पृथक निर्वाचन का अधिकार, जिसे कहते हैं डबल वोट, जिसे कहते हैं डबल वोट। मतलब क्या? मतलब ये कि ग्राम सभा बैठेगी और वो ग्राम सभा बैठ के पहले पूरे आदिवासी अपने जनप्रतिनिधि को वोट करेंगे, उसमें से 2 कैंडिडेट चुने जाएंगे। कितने कैंडिडेट चुने जाएंगे?
2 कैंडिडेट, उसका फिर चुनाव होगा उसी के दूसरे दिन, और फिर उसको दूसरे तीसरे दिन फिर उसको आदिवासी और गैर आदिवासी मिलके चुनाव में वहां पे वोट करेंगे। जिसके ज्यादा वोट होंगे वो वहां पे जीतेगा। मतलब क्या हुआ कि पहले ही हमारे समाज ने फिल्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? वो इंस्टाग्राम फेसबुक वाला नहीं, ये हमारा सामाजिक आंदोलन वाला। पहले ही हमारे समाज ने फिल्टर लगा दिया। मतलब कि जो इंसान समाज के लिए सक्रियता से कार्य करेगा उसको समाज की पंचायत चुनकर निर्वाचन के लिए भेजेगी, और सिर्फ 2 ही वहां से नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे, जिस वजह से हमारे समाज की पूंजी व्यर्थ नहीं होगी। कहीं पे होता होगा, देखा होगा कि यहाँ पे एक पैसा वाला आता है, आदिवासी को कहता है ये पैसा पकड़ और खड़े हो जा, ये पैसा पकड़ खड़े हो जा, वोट काट, ताकि इस समाज की आवाज दुनिया के सामने बुलंद ना हो सके। ये कार्य किया जाता है। मैं यहाँ पे पूछता हूँ, क्या ग्राम सभा ने ऐसी कोई तैयारी की है? क्या ग्राम सभा ने ऐसी कोई तैयारी की है कि समाज के सामने हमें तो रावण पेन जैसा मजबूत योद्धा चाहिए, विभीषणों की तरह घर का भेदी लंका ढाने वाला हमारा आदिवासी नेता हमको नहीं चाहिए मेरे भाई। हमें घर का भेदी लंका ढाने वाला आदिवासी नेता नहीं चाहिए। और ये तब आएगा जब वो आदिवासी हमारी संस्कृति के साथ चलने का कार्य आरंभ करेगा। यूं तो हम आदिवासी सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, यूं तो हम आदिवासी सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप हमारी संस्कृति, आप हमारे पहनावे, आप हमारी सभ्यता का सम्मान करते हैं, अगर आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता का आप अपमान करेंगे तो आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हाल आदिवासियों ने अंग्रेजों का किया था वो हाल तुम्हारा करेगा। इस बात को यहां से लेके जाइए मेरे भाई। यूं तो हम बहुत प्रेम करते हैं इस देश के हर एक नागरिक से, परंतु हमारा प्रेम भी अब तुलनात्मक हो गया है। जिसे संविधान से प्रेम है उससे आदिवासी प्रेम करेगा, और जिसे संविधान से प्रेम नहीं, जो बात करते हैं हम संविधान बदलने आए हैं, उसके लिए आदिवासी का तीर कमान और डंडा चालू है, तैयार रखा हुआ है मेरे भाई। मैं यहां पर रानी दुर्गावती जी के साथ एक बात और कोट करना चाहूँगा। मेरे को पढ़ने का थोड़ा शौक है, पढ़ने का मैं शौकीन हूँ, जमाने भर की चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। आज से 10 साल पहले एक चीज़ और पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? रानी अवंती बाई लोधी वॉज अ ट्राइबल वॉरियर ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। ये काय में पढ़ा था जो भैया बता रहे CPN बरार की किताब में। मतलब ट्राइबल यानी आदिवासी, इसका हिंदी में अनुवाद बताता हूं। रानी अवंतीबाई लोधी एक आदिवासी क्रांतिकारी सिपाही थी। किस जगह की? सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। मतलब जिसका केंद्र गोंडवाना का केंद्र जिसे कहते हैं CP की, CPN बरार करके जो क्षेत्र है, जो गोंडवाना भी 2 भागों में बटा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि रानी अवंतीबाई लोधी भी तो आदिवासी थी। अब तुम भैया लोधी समाज के मेरे भाई यहाँ बैठे होंगे, अब तुमने अपनी संस्कृति छोड़ दी, अपने पुरखों का सम्मान छोड़ दिया, अपनी सभ्यता को किसी और के सामने पगड़ी उतार के रख दिया, तो भाई तुमको कहाँ से आदिवासियत की पहचान मिलेगी? हम तो कहते हैं इस देश में जितने लोग अपनी संस्कृति सभ्यता का संपादन करते हैं उन सबको आदिवासी घोषित कर दिया जाए। हम तो कहते हैं। आज मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूं